हेलो एवरीवन, मैं रोशन कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्विजगढ़ में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में रॉक के बारे में पढ़ा था, वहां पर कुछ ज्वालामुखी के बारे में पढ़ लिए थे, लव अयस्क के बारे में पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग देखेंगे भूकंप और ज्वालामुखी। तो भाई इससे जो मेन पॉइंट है वो हमारे आने वाली परीक्षा जो एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, दिल्ली पुलिस, ये सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करेंगे इसके मुख्य पॉइंट को। तो सबसे पहला जो बिंदु है वो बिंदु है कि भाई भूकंप किसे कहते हैं। तो ये तो सभी जानते हैं कि आता है, धरती वर्ती हिला देता है, पर इसी चीज़ को आप लिखते कैसे हैं? तो इसको ऐसे लिखते हैं भाई कि पृथ्वी में अनावश्यक रूप से कंपन हो उसे भूकंप कहते हैं। पृथ्वी यार अचानक खड़े हिलने लगा, डुलने लगा, उसको भूकंप कहते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि भूकंप पृथ्वी में अनावश्यक रूप से जो कंपन करे उसे भूकंप कहते हैं। चलो भाई, मान लिया, भूकंप खत्म। अब आगे देखते हैं कि पृथ्वी के सतह के नीचे लगभग 100 किलोमीटर गहराई पर एक परत है, उसे दुर्बल मंडल कहते हैं। ये कौन सी भाई नई आफत है? तो जो पृथ्वी की सतह है उसके नीचे एक परत है, ठीक है। और इस परत में इस परत में केवल लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। इसी परत में 3 प्लेट पाए जाते हैं, ठीक है। इसी प्लेट में 3 प्लेट पाए जाते हैं। वो प्लेट का नाम है रूपांतरित, अपसारीय और अभिसारीय, ठीक है। ये तीनों प्लेट का वर्क क्या है ये मैं बताऊंगा आगे। तो इसे कहते हैं हम दुर्बल मंडल। दुर्बल मंडल पृथ्वी की सतह के नीचे 100 किलोमीटर गहराई पर स्थित है। उस स्थिति को, उस जगह को हम दुर्बल मंडल कहते हैं। अब आगे देखते हैं भाई। तो दुर्बल मंडल में 3 प्लेट पाया जाता है। देखिए मैंने अभी बताया, दुर्बल मंडल में जो है 3 प्लेट पाया जाता है। रूपांतरित गति, अपसारी गति और अभिसारी गति। तो भाई रूपांतरित गति किसे कहते हैं? रूपांतरित गति से होता क्या है तो ये समय बताऊंगा, धीरे धीरे भाई, ठंडा रख जा। तो देखिए, ये जो रूपांतरित गति, इसका जो प्रोसेस होता है ये प्लेट हो गया, ठीक है। ये इस तरह का प्लेट होता है। रूपांतरित गति में ये ऐसे वर्क करता है, ठीक है, ऊपर नीचे, ठीक है। अब आते हैं, रूपांतरित गति हो गया। चलो भाई, रूपांतरित गति। अब अपसारीय गति। अपसारी गति में क्या होता है कि ये प्लेट ऐसे ही होते हैं, लेकिन इनके जो काम करने की जो प्रक्रिया होती है वो जस्ट उल्टा हो जाती है, एक दूसरे से भागते हैं भाई, कभी ऊपर नीचे तो कभी दाएं बाएं, ठीक है। अब देखते हैं, ये हो गया भाई अपसारीय गति। अपसारीय गति का प्लेट हम लोग देख लिए। अब अगला प्लेट देखेंगे अभिसारी गति का, ठीक है। तो अभिसारी गति का प्लेट क्या करता है? तो ये भाई भागता नहीं है, ये एक दूसरे पर चढ़ जाता है। अपसारी गति का जो प्लेट है वो एक दूसरे पे चढ़ जाता है। भाई आज लड़ाई कर ले, इसका ये कहना होता है। पहली बार भागा, रूपांतरित में ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। अपसारी में दाएं बाएं हो जाता है, और इसमें एक दूसरे पे टकरा जाता है, ठीक है। तो इसी टकराव से, जानते हैं, इसी टकराव से पर्वत का निर्माण होता है। इसी टकराव से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, वो आगे हम पढ़ेंगे। ये वीडियो को आप लास्ट तक देखो भाई, कोई भी वीडियो उसको अंत तक देखोगे तब आपको पूरा ज्ञान मिलेगा। ये अधूरा थोड़ा सा देख लिए भाई, चलो छोड़ो, हटाओ, ऐसे कोई भी ज्ञान नहीं मिलता। इसको पूरा तक देखो, अंत तक देखो, लाइक करो, शेयर करो, अच्छा लगे सब्सक्राइब करो। अब आगे देखते हैं भाई। तो इन प्लेटों से घटना क्या क्या होती है भाई? अब घटना की बात करते हैं, ठीक है। तो रूपांतरित गति जो कि ऊपर नीचे होता था, इससे भाई भूकंप आते हैं। भूकंप महाराज जो हैं वो इसी से आते हैं। जब ये प्लेट आपस में इस तरह से गति करती है तो इससे भूकंप देवता आते हैं। उसके बाद सेकेंड क्या था? सेकेंड है अपसारीय। हाँ भाई, तो ये जो है, जो इधर उधर जो भागते थे ना, दाएं बाएं, ये जब भागते हैं और इसमें जो गति होता है तो उससे क्या होता है, उससे भी ज्वालामुखी फट जाते हैं, लव अयस्क निकलने लगते हैं, लावा, मैग्मा। अब लास्ट देखते हैं अभिसारी। भाई अभिसारी क्या करेंगे? एक दूसरे से लड़ाई कर देते थे भाई, ये इस पे चढ़ गया, ये इस पे चढ़ गया। तो इससे होती थी भाई पर्वत के निर्माण। जो हिमालय पर्वत है, जैसे कि ये एक दूसरे पर चढ़ जाता है तो यहाँ जो क्रिया होती है इससे निकल जाता है हिमालय जैसा पर्वत, ये पर्वत का निर्माण कर देता है।
तो यहाँ से आप लोग को समझ में आया होगा कि रूपांतरण से है भूकंप आता है, अपसारी से ज्वालामुखी निकलता है और अभिसारी से पर्वत का निर्माण होता है। अब आगे देखेंगे, आगे क्या भाई, तो पृथ्वी पर कहीं प्लेटों के घर्षण के कारण भूकंप उत्पन्न होता है। ठीक है, पृथ्वी पर कहीं प्लेटों के घर्षण के कारण भूकंप उत्पन्न होता है, तो उस केंद्र को मूल केंद्र कहा जाता है, और जहाँ पहली बार महसूस किया जाता है उसे अभिकेंद्र कहा जाता है। जैसे कि भाई ये हो गया अपना पृथ्वी, ठीक है, यहाँ से मान लो भूकंप शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ से भूकंप शुरू हुआ, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं मूल केंद्र, इसको हम लोग कहते हैं मूल केंद्र। ठीक है, और मान लो यहाँ सबसे पहले महसूस हुआ तो इसको कहते हैं अभिकेंद्र। ठीक है, इसको कहते हैं अभिकेंद्र, यानी महसूस होने वाला जगह को अभिकेंद्र कहते हैं, और जहाँ से पहली बार भूकंप के झटके लगते निकलते हैं उसको कहते हैं अभिकेंद्र। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं, तो भूकंप का अध्ययन है उसको क्या कहते हैं, तो भाई इसको नोट कर लेना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। भूकंप के अध्ययन कहते हैं सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी से हम भूकंप का अध्ययन करते हैं। अगला है भूकंप का मापन, तो भाई भूकंप का मापन किससे कहते हैं, तो सिस्मोग्राफ से भाई भूकंप का मापन होता है। अगला है भूकंप की तीव्रता, तो इसके लिए भाई रिएक्टर स्केल का यूज करते हैं। रिएक्टर स्केल का यूज हम लोग करते हैं भूकंप की तीव्रता। इसमें भाई ये स्केल में अगर 2.3 अगर आएंगे, 2.0 या फिर 3.0 अगर भूकंप आएंगे तो ये नॉर्मल रहता है इसके लिए, रिएक्टर स्केल के लिए। अगर 6.8 अगर दिखा दिए ये तो समझ लो भाई आज तूफान मचा दिया, आज भाई कहीं घरवर गिरा दिया। तो ऐसा नहीं, ये प्राकृतिक है। आपको मैं बता दूं कि भूकंप जो होता है वो प्राकृतिक भी होता है, मानवीय भी होता है। जैसे भाई कहीं परमाणु गिरा दो यार, एटम बम गिरा दो, वहाँ भी भूकंप आ जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ होता है, प्राकृतिक भी होता है और मानवकृत भी होता है। तब आगे देखते हैं भाई, आगे जो भूकंप के आने वाले लहर है, जो भूकंप के आने वाले लहर है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया भाई। भूकंप भी आता है, इसको 3 भाग में बांट दिया। ठीक है, भूकंप द्वारा जो पहला भाग है, ठीक है, उसको पी नाम दिया। ठीक है, भूकंप द्वारा जो पहली तरंग आती है उसको हम पी तरंग कहते हैं। यह 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से गुजरती है, बहुत तेज़ होती है भाई, ये बहुत तेज़ होता है। ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से गुजरता है, ये प्राथमिक पी तरंग है, इसको प्राथमिक तरंग कहते हैं। दूसरा है भाई, दूसरा को हम लोग बोलते हैं एस तरंग। ठीक है, ये 4 किलोमीटर प्रति सेकंड से होकर के गुजरती है। ठीक है, ये 4 किलोमीटर प्रति सेकंड से होकर के गुजरती है। और तीसरा है भाई, ये आता आराम से है भाई, पर बहुत ज़्यादा खतरा कर देता है। तो तीसरा जो है वो एल तरंग है, इसको हम लव वेव भी कहते हैं। वाह, इससे प्यार हो जाएगा भाई, प्यार नहीं होगा। आगे देखते हैं क्या होता है इसकी घटना। तो ये जो है 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड से तो आता है, ठीक है, लेकिन भाई ये तबाही मचा कर चला जाता है, इसको लव वेव कहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक होता है, ये जो होता है तबाही मचा करके चला जाता है। आगे देखते हैं, देखो भाई, सभी तरंगों में सबसे विनाशकारी तरंग एल तरंग। भाई प्यार करो, एल का मतलब लव, और लव होता है भाई खतरनाक, तो ये भी खतरनाक है। ठीक है भाई, यार बुरा मत मान लेना यार। अब अगला देखते हैं, हिमालय का निर्माण इन्हीं प्लेटों के अभिसारी गति के कारण हुआ था। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हिमालय का निर्माण किससे होता है, तो भाई हिमालय का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, अभिसारीय से। अभिसारी जो एक दूसरे पर भाई चढ़ जाते थे ना, ये ऐसे, मैं फिर से बना दे रहा हूँ प्लेट। मान लो ये प्लेट है, ठीक है, ये इधर गया, ठीक है, यहीं से एक प्लेट इधर आया, तो ये जो प्लेट है ना, इसी से हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। जब ये आपस में, इन लोगों के आपस में जब अभिसारीय गति से ही प्लेटों का निर्माण होता है, इसमें जब गति होता है तो यहाँ प्लेट का हिमालय का निर्माण होता है। अब भाई देखते हैं कि ये जो जापान है अपना, बहुत ही छोटा देश है, यहाँ पर भूकंप आने की मुख्य कारण क्या है, तो ये इसका भूकंप आने का मुख्य कारण को देख लेते हैं थोड़ा।
तो जापान में भूकंप आने का जो मुख्य कारण यह है कि एक तरफ एशियन प्लेट और दूसरी तरफ जो है महासागरीय प्लेट। देखो, एक तरफ जो है उसकी एशियन प्लेट है और दूसरी तरफ महासागरीय प्लेट है। इसमें जब गति होता है तो भूकंप आता है, ठीक है। और यह जो देश है ये दोनों प्लेटों के किनारे हैं भाई। एक तरफ एशियन प्लेट हो जाता है, एक तरफ महासागरीय प्लेट। जापान बेचारा यहाँ है, अब दोनों में घर्षण होता है तो भैया जापान तो उड़ ही जाएगा, बताओ। चलो भाई अब आगे देख लेते हैं, इतना तक आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए ज्वालामुखी। तो अब आ जाते हैं भैया ज्वालामुखी। रॉक चैप्टर में हमने ज्वालामुखी के बारे में कुछ चीज़ें को पढ़ा था। जैसे रॉक चैप्टर में हमने पढ़ा था बेकोलिथ, फैकोलिथ और डाइक। डाइक जो है अगर किसी क्या बोलते हैं एक मिनट, डाइक कहाँ से निकलता है भाई? तो दरारों में से जो निकलता है उसे डाइक कहते हैं। डाइक ऐसा होता है। उसके बाद लहरदार तरंग, लहरदार को देखे थे। उसके बाद छतरीनुमा, गोलनुमा को देखे थे, बैकोलिथ, फैकोलिथ और डाइक। तो इसको बोलते हैं बैकोलिथ, इसको फैकोलिथ, इसको डाइक। तो आज हम लोग देखेंगे ये भूकंप के बारे में भाई कि भूकंप, ये ज्वालामुखी यहाँ पे क्या कर रहा है। तो ज्वालामुखी भाई, चलिए ज्वालामुखी को देखते हैं। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो सबसे ज़्यादा लावा मैग्मा के साथ साथ इसमें से जल वाष्प निकलता है। देखिए भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। भाई क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि ज्वालामुखी जब विस्फोट करता है, जैसे कि ये हो गया, ठीक है, यहाँ से ज्वालामुखी विस्फोट किया तो इससे जो निकलता है बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, ठीक है, इसी से निकलता है। तो इससे निकलने के बाद यहाँ से लावा भी निकलता है, मैग्मा भी निकलता है, लेकिन इसके साथ साथ जलवाष्प बहुत मात्रा में निकलता है, ठीक है। जलवाष्प बहुत ही मात्रा में निकलता है। हम लोगों ने पिछला वीडियो में पढ़ा था कि ज्वालामुखी से जो यहाँ से निकलता है वो काली पठार बनाता है। यहाँ से निकलने के बाद पठार हो जाता है, वो अग्नीय पठार होता है। इससे जो बाहर की ओर जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अवसादीय पठार कहते हैं। और ये दोनों से टूट के जो बनता है उसको हम रूपांतरित। तो भाई कोई भी चीज़ पढ़ो, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, कोई भी चीज़ पढ़ो उसको पीछे वाला से अगर आप तुलना करके कंपैरिजन करके पढ़ोगे तो पीछे वाला भी एक बार रिवीजन हो जाता है। हाँ, तो भाई ज्वालामुखी से निकलने के बाद क्या क्या निकलता था? पीछे हम लोग पढ़ते अग्नेय चट्टान, अवसादीय चट्टान और रूपांतरित चट्टान। तो यहाँ पर है, यहाँ पे वो बात नहीं, यहाँ पे जो बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो सबसे ज़्यादा लावा मैग्मा के साथ साथ क्या जलवाष्प निकलता है। इसको आप लोग ज़रूर नोट कीजिएगा। इसको देखने के बाद आप लोग एक बार खुद से MCQ बनाएं। इस तरह से आप लोग मेंस और PT दोनों का जो है ना वो बहुत ही अच्छा साथ साथ में रिवीजन हो जाएगा और आप अपने आप में सुपर स्टार हो जाओगे भाई। सुपर स्टार तो वही सुपर डुपर हो जाओगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि ज्वालामुखी कितने प्रकार है। तो भाई ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत या शांत ज्वालामुखी। कौन कौन सी ज्वालामुखी होती है भाई? फिर से देख लो, कौन कौन सी ज्वालामुखी होती है? सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी, ठीक है। इसको शांत ज्वालामुखी भी कहते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी हम उसे कहते हैं जहाँ पर कि हमेशा ज्वालामुखी फटता है। भाई यहाँ भूल के ही मत जाइयो, पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ मैं। सक्रिय ज्वालामुखी जो जगह है यहाँ पर भूल के ही मत जाइयो, यहाँ हमेशा ज्वालामुखी निकलते रहता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी जो है यहाँ कोई ठीक नहीं है कब निकल जाएगा, यहाँ भी ना ही जीजो तो ठीक रहेगा ज़िंदगी के लिए भाई। ऐसे भी अभी कोरोना काल चल रहा है। अगला है मृत या शांत ज्वालामुखी। आप यहाँ पर जा सकते हो, इसका कोई चांस ही नहीं है निकलने का। ये शांत हो गया है, मृत हो गया है, इसका कोई चांस ही नहीं। यहाँ पे जाओ, फोटो सिटो खिंचवाओ, ये सही जगह। आप देख भी लो ज्वालामुखी कैसे निकलता है भाई, कैसे फटता है। तो आप मृत या शांत ज्वालामुखी, जो मृत या शांत ज्वालामुखी है, यह ज्वालामुखी अब नहीं निकलेगा। प्रसुप्त ज्वालामुखी, इसका कोई ठीक नहीं है भाई, ये कब निकल जाए, इसका कोई खोज खबर ही नहीं है। और जो सक्रिय है ये भाई हमेशा निकलते रहता है। तो यहाँ पे हम लोग 3 को पढ़ लिए। सक्रिय ज्वालामुखी जो हमेशा निकलता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी जिसका कोई ठीक नहीं है कब निकल जाए, मृत या शांत ज्वालामुखी जो भाई कभी नहीं निकलेगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं वेरव। भारत का एकमात्र ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार में स्थित है वेरव। यहाँ पर भाई जाओ, जा कर के देख कर के आओ।
भैरव में जाओ, यहाँ ज्वालामुखी देख करके आओ। अब आगे बात करते हैं हम लोग। विश्व का वह स्थान जहाँ सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाया जाता है भाई, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर है ना, वहाँ सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाया जाता है। ठीक है, प्रशांत महा, इसको अग्नेय वलय भी कहते हैं, इसको अग्नेय वलय भी कहते हैं, फायर रेंज ऑफ पैसिफिक। ठीक है, जैसे कि ये हो गया भाई प्रशांत महासागर। ठीक है, ये प्रशांत महासागर हो गया, और इसके जितने किनारे हैं ना भाई, ये यहाँ भाई ज्वालामुखी निकलते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ज्वालामुखी निकलता है तो एक प्रकाश, बहुत तेज प्रकाश होता है यहाँ पे। ठीक है, तो भाई इसको बोलते हैं हम लोग क्या, तो प्रशांत महासागर को बोलते हैं अग्नेय वलय। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अग्नेय वलय, यहाँ वलय कर लीजिएगा, अग्नेय वलय। तो चलो भाई, आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना भाई, कमेंट ज़रूर करना। और जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैंने टेलीग्राम का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, वहाँ से आप मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो, मतलब आकर के आप मैसेज कर सकते हो। चलो भाई, जय हिंद, जय भारत।